आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। खेला होबे, देखा होबे, जीता होबे कहते हुए ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए अपने सभी 291 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इस टिकट बंटवारे से क्या संकेत मिलते हैं, कितनी मजबूत टीएमसी नजर आती है, इस पर बात करेंगे। कोरोना के केसेस देश में कुछ जगहों पर बढ़ना जारी हैं। देश में ओवरऑल डेली केसेस भी बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में टेस्टिंग और वैक्सीनेशन दोनों की रफ्तार किन प्रदेशों में कैसी है, इस पर बात करेंगे। और डीजल पेट्रोल पर क्या और बुरी खबर आने वाली है। पेट्रोल प्रोडक्शन कंट्रीज का जो संगठन है ओपेक, वो कच्चे तेल के प्रोडक्शन में कटौती जारी रखने वाला है, जबकि भारत ने ऐसा न करने की अपील की थी। तो अब क्या होगा, डीजल पेट्रोल के दामों पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसकी बात होगी। और आज शेयर मार्केट के हाल भी लेंगे और अहमदाबाद टेस्ट में आज के दिन के हासिल पर चर्चा भी करेंगे। पंत प्रधान दिन रहा आज का, लेकिन पहले हेडलाइंस खुशबू कुमार से। वेब सीरीज तांडव से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो डिजिटल कंटेंट को कंट्रोल करने के लिए नियम तैयार करे। अदालत ने साथ ही अमेजॉन प्राइम की अपर्णा पुरोहित की गिरफ्तारी पर रोक भी लगा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड दिया गया। वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में भारत की ओर से पिछले कुछ वक्त में जो काम किए गए हैं, उसके मद्देनजर पीएम मोदी को ये अवार्ड दिया गया। सीबीएसई ने 2021 बोर्ड परीक्षाओं के लिए नया टाइम टेबल जारी कर दिया है। नए शेड्यूल के अनुसार कक्षा 12वीं का फिजिक्स के पेपर की डेट आगे बढ़ गई है। पहले 13 मई को होने वाली परीक्षा अब 8 जून 2021 को होगी। कक्षा 10वीं के लिए साइंस का एग्जाम अब 21 मई को और मैथ्स का एग्जाम 2 जून को आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा इतिहास और बैंकिंग परीक्षाओं की डेट्स में भी बदलाव किया गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। टीएमसी ने 291 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। वहीं ममता बनर्जी ने जानकारी दी कि इस बार 27 विधायकों को टिकट नहीं मिला है। ममता बनर्जी इससे पहले भवानीपुर से चुनाव लड़ती रही हैं, लेकिन इस बार वहां से सुवान देव चटर्जी चुनावी मैदान में होंगे। मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर मिली संदिग्ध स्कॉर्पियो कार के मालिक मनसुख हिरेन मृत पाए गए हैं। उन्होंने कथित रूप से कलावा क्रीक में कूदकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। तेलंगाना के हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक कंपनी ने नेजल वैक्सीन का ट्रायल शुरू कर दिया है। इस वैक्सीन की डोज नाक के जरिए दी जाएगी, जो कोरोना को मात देने में कारगर साबित हो सकती है। इस ट्रायल के लिए 10 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया, जबकि 2 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सीरिया में हवाई हमला आखिरी क्षणों में रद्द करा दिया। अमेरिका के एक सीनियर प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि जिस क्षेत्र में हवाई हमला होने वाला था, वहां एक महिला और 2 बच्चों की मौजूदगी के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये फैसला किया। बता दें कि बाइडेन ने इराक में अमेरिकी सेना पर हुए हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए 2 एयर स्ट्राइक ईरान समर्थित विद्रोही गुटों पर करने का फैसला किया था। और भारत इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद में खेले जा रहे सीरीज के चौथे टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन था। इंग्लैंड ने पहली पारी में 205 रन बनाए। जवाब में भारत ने खेल खत्म होने तक 7 विकेट के नुकसान पर 294 रन बनाए। ऋषभ पंत ने शानदार 101 रनों की पारी खेली। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। आज तक रेडियो पर यह दिन भर और मैं हूं कुलदीप मिश्र। यूँ तो 4 राज्यों और 1 यूटी में अभी विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन जिस प्रदेश में कोलाहल ज़्यादा है, ऊर्जा ज़्यादा है, वो प्रदेश पश्चिम बंगाल है। और इस कोलाहल की वजह ये भी है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी, जिसके लिए ये असाध्य, लगभग नामुमकिन क्षेत्र माना जाता था, वो पहली बार जो है लड़ाई में दिख रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने अपने सारे 291 उम्मीदवारों के नाम आज जारी कर दिए। खुद ममता नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ेंगी, जो कि पहले ही साफ हो गया था। और इस बार उन्होंने ये तय किया है कि वो 2 नहीं बल्कि 1 ही सीट से चुनाव लड़ेंगी। तो वो भी चुनौती को पूरी तरह से स्वीकार करती हुई नजर आ रही हैं। टीएमसी की सहयोगी पार्टी है गोरखा मुक्ति मोर्चा, वो 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। ममता बनर्जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करते हुए आज, तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज किया, चुनौती दी उन्हें और कहा कि वो चाहें तो 120 रैलियां यहाँ कर लें, लेकिन हम आखिर तक लड़ने वाले हैं। तो खेला होबे, देखा होबे, जीता होबे, यानी खेला जाएगा, देखा जाएगा और जीता जाएगा।
ममता बनर्जी का ये तेवर और टीएमसी का टिकट बंटवारा आज पूरे दिन चर्चा में रहा। हमने इस पर बात की हाल ही में कोलकाता से लौटे हमारे साथी संवाददाता प्रशांत मुखर्जी से। प्रशांत, टीएमसी के टिकट बंटवारे में ऐसे कौन से हाइलाइट्स थे जिन्होंने चुनावी जानकारों का ध्यान खींचा है? देखिए, सबसे बड़ी बात जो इस सीट बंटवारे में वो ये है कि 294 सीटें हैं पश्चिम बंगाल के अंदर विधानसभा में। ममता बनर्जी ने 291 सीटों पर ही अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। 3 सीटें इन्होंने उत्तर बंगाल में खाली छोड़ दी हैं। अगर पार्टी सूत्रों की माने तो ये सीटें गोरखा जन मुक्ति मोर्चा और उसका जो फैक्शन बिमल गुरुंग, उनके लिए छोड़ी गई हैं, मगर ऐसी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं की गई। इसके अलावा अगर मैं 291 की लिस्ट पर बात करूं तो 50 महिला उम्मीदवार हैं, 42 मुसलमान हैं, 79 अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हैं और 17 अनुसूचित जाति के उम्मीदवार हैं। गौरतलब ये है कि 68 सीटें पश्चिम बंगाल विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं और 16 जनजाति के लिए आरक्षित हैं। तो आरक्षित से भी ज्यादा सीटें आरक्षित तबके के लोगों के लिए दी है ममता बनर्जी ने, मतलब पिछड़ों का विशेष ध्यान रखा गया है। महिलाओं का भी ध्यान रखा है ममता बनर्जी ने। इसके अलावा 28 ऐसे एमएलए हैं जिनको उन्होंने टिकट नहीं दिया है। इसके अलावा पार्टी के और बड़े नेता जैसे कि ऋतुव्रत बैनर्जी जो सीपीआईएम से निष्कासित किए गए थे, पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, उन्हें भी टिकट नहीं दी गई है। ये सब ऐलान करते हुए ममता बनर्जी ने एक और बहुत बड़ा ऐलान किया कि वो भवानीपुर नहीं बल्कि नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी, जैसा उन्होंने पहले चुनावी सभा में भी नंदीग्राम में कहा था। और ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि इस बार पश्चिम बंगाल में विधान परिषद का गठन किया जाएगा ताकि जो लोग छूट गए हैं उनको अकोमोडेट किया जा सके। कुल मिलाकर ये प्रमुख बातें हैं जो लिस्ट से जुड़ी हुई हैं। जी, और ये बताइए कि बंगाल की वो अब कौन सी सीट्स होंगी जिन पर अब नज़र जो है वो ज़्यादा रहने वाली है लोगों की? हॉट सीट्स कौन सी होंगी? क्योंकि अब कम से कम टीएमसी के उम्मीदवार कौन होंगे वो तो हम जानते ही हैं। देखिए, अगर सीटों की बात करें तो तृणमूल का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है वो हमेशा से दक्षिण बंगाल का हिस्सा रहा है। दक्षिण बंगाल मतलब कि कलकत्ता के इर्द गिर्द के इलाके, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, हुगली, नदिया और बीरभूम का एक बड़ा हिस्सा, साथ ही पूर्व वर्धमान और पश्चिमी वर्धमान जिला, ये तृणमूल का हमेशा से बहुत स्ट्रांग होल्ड रहा है। और 2019 में जब उन्हें एक बड़ा झटका लगा था लोकसभा चुनावों में, उस चुनाव में भी वो इन जिलों में तृणमूल ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया था। ममता बनर्जी खासतौर पर इन सीटों पर विशेष ध्यान रखने वाली हैं। इसके अलावा जो बाकी हिस्से हैं, जैसे कि जहां से उन्होंने गंवा दिया था अपने वोट गंवाए थे, जैसे कि उत्तर बंगाल का हिस्सा है या जंगल महल का हिस्सा है, वहां पर उन्होंने कुछ विशेष ऐलान भी किए हैं। राजवंशी समुदाय के लोगों के लिए उन्होंने राजभाषा एकेडमी बनाई है और उनके साथ लगातार डायलॉग में जाने की उन्होंने कोशिश की है। इसके अलावा उन्होंने जंगल महल के इलाके में आदिवासी वोटरों को रुझाने की कोशिश की है। महतो एक वहाँ की सबकास्ट है जिनको रुझाने की उन्होंने कोशिश की है, उनको एसटी का दर्जा देने की बात कही है। ये तो ओवरऑल जो पॉलिटिक्स की बात रही। नंदीग्राम एक ऐसी सीट होने वाली है जिस पर सबकी नजर बनी रहेगी। नंदीग्राम से खुद ममता बनर्जी चुनाव लड़ेंगी। उनके चुनावी करियर में ये पहला ऐसा मौका होगा जब वो भवानीपुर से चुनाव न लड़ रही होंगी। और वहीं ममता के सिपाही रहे बागी नेता जो आजकल बीजेपी में है, जिनकी बहुत चर्चा होती है, शुभेंदु अधिकारी, शायद संभवतः नंदीग्राम से उम्मीदवार होने वाले हैं। तो पूरी पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट जो है उस सीट पर देखने को मिलेगी। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात मैं जोड़ दूं कि वाम मोर्चा, जो वाम सेक्युलर मोर्चा जो कहते हैं पश्चिम बंगाल में, जो तीसरा मोर्चा है, उन्होंने नंदीग्राम पर कोई उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। तो ऐसे में उन्होंने कहा है कि ये पॉलिटिकल हैवीवेट सीट है। लेफ्ट फ्रंट के चेयरमैन बिमन बोस ने ये बात कही है कि पॉलिटिकल हैवीवेट सीट है और चर्चा करके वो उम्मीदवार देंगे। तो कुल मिलाकर ये मतलब इस विशेष सीट पर ध्यान रहने वाली है। और बाकी जो ये पॉकेट्स हैं जहां पर वोटों के लिए पार्टियां अपना प्रयास करती नजर आएंगी। ये थे प्रशांत मुखर्जी। देश में कोरोना की वैक्सीन भी लग रही है, चुनाव भी चल रहे हैं और कोरोना एक बार फिर अपना सिर भी उठा रहा है।
देश में कम से कम 5 राज्य ऐसे हैं जहां चिंता करने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज जो आंकड़े जारी किए हैं वो भी परेशानी पैदा करने वाले हैं। पिछले 24 घंटे में 16,838 नए केस दर्ज हुए हैं। 113 लोगों की मौत हुई है। सिर्फ महाराष्ट्र में 24 घंटों का हाल ये है कि 9,000 केसेस आ चुके हैं। 60 लोगों की मौत हुई है। जिस केरल में इलेक्शन का माहौल है, कुछ दिनों में वहाँ चुनाव होने हैं और जहाँ रैलियाँ हो रही हैं और होनी हैं, वो कोरोना के बढ़ते हुए मामले में दूसरे नंबर पर है। लग रहा है कि कहीं कोरोना फिर तो लौट के नहीं आ जाएगा। तो सवाल उठता है कि कोरोना टेस्टिंग की फ़िलहाल स्पीड क्या है इन जगहों पर। अक्टूबर नवंबर में जिस तरह से टेस्टिंग हो रही थी, क्या अभी भी उसी तेज़ी से हो रही है या फिर वो रफ्तार घटी है? इंडिया टुडे टीम की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के हमारे साथी हैं दीपू राय। उन्होंने इसे ट्रैक किया और हमने उनसे बात की। देखिए, टेस्टिंग का अभी एक तरह से आपको याद होगा कि जब स्टार्टिंग में तकरीबन 12 लाख के आसपास या इस तरह से टेस्टिंग हुआ करती थी, और आपको याद अक्टूबर वगैरह में अगर आप देखें तो 14 लाख से ऊपर की टेस्टिंग होती थी। फिलहाल ये टेस्टिंग करीब 77,000 के अराउंड हो रही है, और ये एक रीजन तो है नो डाउट। लेकिन अगर हम थोड़ा सा कम टाइम का एवरेज लें, टेन्योर लें, तो 67,000 करीब 22 फरवरी के आसपास की टेस्टिंग है, और आज जो टेस्टिंग है वो 77 मीन्स की लेटेस्ट जो है वो 78-79 के आसपास है। तो टेस्टिंग थोड़ी सी इधर भी लास्ट वीक से बढ़ी है, और एक रीजन ये भी हो सकता है कि शायद जो केसेस सामने आ रहे हैं या रिपोर्ट किए जा रहे हैं वो टेस्टिंग बढ़ने की वजह से हो। तो ये टेस्टिंग का एक पैटर्न तो जरूर देखने में आया है कि जिन जिन स्टेट्स में टेस्टिंग हुई है ज़्यादा, वहाँ पे इसका केसेस का भी उछाल देखा जा सकता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें यही है कि अगर एक एक्टिव केसेस की बात करें तो अभी भी जो 80% के अराउंड 80-81% के अराउंड महाराष्ट्र से केसेस हैं, और लगातार बढ़ रहा है। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, अगर दिल्ली एक्टिव केसेस की बात करिए तो। और सेकेंड जो है वो पंजाब है 9.8%, यानी कि तकरीबन 10% ओवरऑल जो आज एक्टिव केसेस रिपोर्ट किए गए हैं जिस तरह से, तो रफली अगर कहिए तो 10% के अराउंड ये केसेस है एक्टिव केसेस का। तो ये जरूर है कि सामने जिस तरह से टेस्टिंग और बाकी वैक्सीनेशन भी सामने आ रहा है, उसके बावजूद भी कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे कि केस लोड बढ़ता जा रहा है। अच्छा दीपू, जिन जिन राज्यों में केसेस बढ़े हैं, ये 5 राज्य, वहाँ वैक्सीनेशन की स्पीड कैसी है? मतलब उसको लेकर के क्या आंकड़ा है हमारे पास? देखिए, वैक्सीन का अगर हम सेकेंड फेज की अगर नंबर्स को देखें तो वैक्सीन अभी भी तकरीबन 1.8 करोड़ से एबव ओवरऑल चली गई है। लेकिन सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन यूपी में है, उसके बाद फिर राजस्थान में है, और उसके बाद महाराष्ट्र हो गया है। कुछ दिनों तक पहले महाराष्ट्र सेकेंड पोजीशन पर होता था, और तकरीबन 14 लाख के आसपास अभी महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन हुआ है 14 लाख लोगों पे। लेकिन ये नंबर्स बहुत कुछ मायने अभी नहीं रख रहे हैं, क्योंकि जिस रफ्तार से केसेस बढ़ रहे हैं, अगर आप 1 लाख पर देखें पर 1000 पे कितने केसेस हैं हमारे स्टेट्स में जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, जैसे दिल्ली में अगर आप देखें तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली ज़्यादा एक करेक्ट पैरामीटर होता है कि कोई प्रेजेंस उनका क्या है किसी डिजीज का। तो 1 लाख में अगर आप दिल्ली का देखें तो 3,813 केसेस आपके दिल्ली में हैं, और उसके बाद अगर गोवा को देखें तो 3,785 है। लेकिन वहीं महाराष्ट्र में अगर टोटल पॉपुलेशन में के अकॉर्डिंगली देखें, यानी कि 1 लाख पॉपुलेशन पर कितने पेशेंट हैं कोरोना के, वो 1,947 के अराउंड है। तो ये एक बिगर पैरामीटर है। लेकिन ओवरऑल आप अगर देखिए तो 21 लाख अगर आपके पास केसेस हैं किस महाराष्ट्र में केवल अकेले, तो ये एक चौंकाने वाली बात है। एक होता है कि आप 7 दिनों का एवरेज लेके चलते हैं, क्योंकि किसी दिन कम रिपोर्ट होती है, किसी दिन ज़्यादा, तो वो भी एक बेस्ट पैरामीटर है, और उसमें भी महाराष्ट्र 7,000 के साथ है। यानी कि डेली एवरेज अगर लास्ट 7 डेज का लें तो 7 डेज का एवरेज 7 दिनों तक का। तो ये एक अभी भी सिचुएशन जो है महाराष्ट्र में काफ़ी ख़राब है। लेकिन केरल वगैरह में थोड़ा सा आज का जो रिपोर्ट आ रही है उसमें डाउन ट्रेंड शो कर रहा है। पंजाब दूसरा सबसे जो स्पॉट बनता जा रहा है, सेकेंड हॉट स्पॉट, वो पंजाब से बुरी खबर है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि दोबारा का सेकेंड वेव एक तरह से कहें तो पंजाब में केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगे हैं। तो ये एक कहा जाए कि पर लाख के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली चले तो
केसेस के मामले में दिल्ली सबसे हाईएस्ट है अभी भी, क्योंकि यहाँ बहुत डेंस पॉपुलेशन है और 3,800 से अगर 1 लाख पॉपुलेशन पर पेशेंट है तो इसके एक तरह से ट्रांसमिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मेरे पास ना काम बहुत है और आंखें मेरी हमेशा ऑक्यूपाइड रहती हैं। ऑफिस में स्क्रीन देखो, ड्राइव करते हुए सड़क देखो, फिर घर आकर खाना बनाओ, पर कान मेरे फ्री रहते हैं। इन कान से भी मैं बहुत काम करती हूँ, मास्क टिकाती हूँ, चश्मा लगाती हूँ और सुनती हूँ आज तक रेडियो, क्योंकि पॉडकास्ट की बात ही अलग है। आप भी सुनकर देखो आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। और अब जरा बात करते हैं कारोबार की। शेयर बाजार तो आज लाल ही लाल रहा। कई खबरों ने और भी परेशान किया। पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई हैं। तो जेब के लिहाज से, मनी और पॉकेट के लिहाज से कोई अच्छा दिन नहीं रहा बहुत लोगों के लिए। पेट्रोल पहले से ही कई शहरों में 100 रुपये प्रति लीटर के दाम के मुकाम तक पहुंच गया है। और अब एक इंटरनेशनल खबर आई है जो चिंताएं बढ़ाने वाली है। पेट्रोल प्रोड्यूस करने वाले देशों का संगठन है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। उन्होंने ये तय किया है कि वो कच्चे तेल के प्रोडक्शन में कटौती जारी रखेंगे अप्रैल महीने में भी। तो प्राइसेस पर कंट्रोल करने के लिए ये स्ट्रैटेजी वो अक्सर अपनाते हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हुई ही रहेंगी और आगे और भी बढ़ सकती हैं। यानी अब अगर सरकार अपने टैक्स में कमी नहीं करती तो डीजल पेट्रोल के दामों पर इसका असर दिखेगा। इसे और समझने के लिए हमने बात की हमारे बिजनेस जर्नलिस्ट शुभम शंखधर से और उनसे पूछा कि इसका असर क्या होगा, क्योंकि भारत में तो पहले ही कीमतें आसमान छू रही हैं पेट्रोल डीजल की। जी देखिए, बिल्कुल ओपेक प्लस देश, जो ओपेक और ओपेक के साथी देश हैं जो कच्चे तेल का उत्पादन करते हैं, उनकी तरफ से ये एक संभावना बन रही थी कि शायद जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा दिया जाएगा, जिससे कि सप्लाई बढ़ेगी तो कीमतों में थोड़ी, जो कच्चे तेल की कीमतें उबल रही हैं वो थोड़ी शांत पड़ेंगी और इसका फायदा निश्चित तौर पर भारत को जरूर मिलेगा, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का 90% करीब तेल आयात करता है और पेट्रोल डीजल की कीमतें भारत में पहले से ऊंची हैं, क्योंकि सरकारों की टैक्स की जो का भार है वो कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के साथ अगर मिल जाता है तो पेट्रोल डीजल की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ती हैं। तो ये एक उम्मीद थी। यहाँ पर हम देखें तो जो हमारे यहाँ पेट्रोलियम और गैस मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने अभी हालिया ये बयान दिया था कि ये कार्टेल है जो लगातार कीमतें बढ़ा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद जो कच्चा तेल है इसका उत्पादन बढ़ेगा और इसकी वजह से कीमतें ठंडी पड़ेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ओपेक कंट्रीज ने ये कहा है कि अभी मांग जो पैंडेमिक के बाद है, महामारी के बाद है, वो पूरी तरीके से नहीं लौटी है, बड़ी प्री मैच्योर है और इसके मजबूत होने का इंतजार करेंगे। और जब तक डिमांड पूरी तरीके से नहीं लौटाती है तब तक सप्लाई को नहीं बढ़ाया जाएगा। इसके बाद अभी आशंकाएं और गहरी हैं, क्योंकि हमने इस स्टेटमेंट के बाद बीते 2 दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखी है। अगर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, अगर एमसीएक्स की बात करें तो 4300-4400 रुपए के आसपास जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर रहा था उसकी कीमत अब करीब 4800 है। तो अगर आप देखें 300-400 रुपए की तेजी एमसीएक्स पर केवल पिछले 2 कारोबारी सत्रों में आ गई है। ये संकेत है कि अगर कच्चे तेल की कीमतें इसी हिसाब से बढ़ती रहीं और सरकार अभी इस स्थिति में नहीं है कि टैक्सेस को कम कर सके, घटा सके, अगर ऐसा नहीं होता है तो पेट्रोल डीजल में और तेजी देखने को मिल सकती है। शुभम, ये तो तेल की बात हुई। आज बिजनेस की दुनिया से एक और खबर आई और वो शेयर मार्केट से जुड़ी थी। आज लाल निशान शेयर मार्केट में दिखा, तो क्यों हुआ ये, इसको कैसे समझें? देखिए, आज भारतीय शेयर बाजार में एक सत्र था, मुनाफा वसूली का सत्र कह सकते हैं। एक बड़ी तेजी के बाद एक मुनाफा वसूली थी, फ्राइडे का सेशन था। तो बाजार में हमने देखा गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, पूरे चौतरफा बाजार में आज गिरावट थी। ऐसा नहीं था कि कोई एक सेक्टर या केवल बड़े स्टॉक्स, किसी एक बड़े स्टॉक की वजह से बाजार में गिरावट थी। मिड कैप, स्मॉल कैप, बैंक निफ्टी, अब बड़े सूचकांक सब गिर रहे थे। एडवांस डिक्लाइन में भी देखें तो 1297 शेयर ऐसे थे जिनमें गिरावट थी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, जबकि 444 शेयर ऐसे थे जो बढ़त के साथ काम कर रहे थे। तो अगर मोटे तौर पे देखें तो एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 3 ऐसे शेयर थे जिसमें गिरावट थी। तो ये गिरावट पे जो सबसे अहम चीज थी वो ये थी कि आज निफ्टी ने 15,000 के नीचे की क्लोजिंग दी है, वीकली क्लोजिंग। आज शुक्रवार की क्लोजिंग है, तो जो वीकली क्लोजिंग आई है निफ्टी की वो 15,000 के नीचे आई है। ये एक तकनीकी तौर पर जो बाजार को देखते हैं उनके लिए एक बड़ा संकेत है। जो पूरा डर है, अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में जो इस समय डर है जिस पर तमाम निवेशक या ट्रेडर नजर गड़ाए बैठे हैं, वो है
बॉन्ड यील्ड में तेजी का। अगर बॉन्ड्स की यील्ड बढ़ती हैं अमेरिका में, भारत में अगर बॉन्ड की यील्ड बढ़ती है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बाजार के लिए एक संकेत है, क्योंकि वो अगर अमेरिका में बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो एफआईआईज के इनफ्लो को जो भारत के बाजार में आ रहा है और जिसकी वजह से ये तेजी हमने देखी है, उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगता है, वो कहीं ना कहीं टूटता है। और ये डर, इस डर की वजह से ही आज हमने देखा कि क्योंकि ग्लोबल मार्केट टूटे हुए थे और वही डोमिनो इफेक्ट था कि अगर अमेरिका टूटा है तो एशिया टूटा है, तो एशिया में हम भी टूटे हैं। एक डोमिनो इफेक्ट की वजह से बाजार में शुरुआत भी कमजोर हुई और पूरे दिन एक छोटे से दायरे में ट्रेड करने के बाद जब बाजार बंद होने वाला था तब हमने देखा एक तेज गिरावट भी बाजार में देखने को मिली, जिसके बाद करीब 440 अंकों की गिरावट के साथ सेंसेक्स और करीब 142 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी बंद हुआ। ये थे शुभम शंखदार। और अब बात करते हैं अहमदाबाद टेस्ट की। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज़ का आखिरी मुकाबला चल रहा है और दूसरे ही दिन टीम इंडिया ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। स्टंप्स तक भारत 7 विकेट खोकर 294 रन बना चुका था और 89 रनों की लीड ले चुका था। अपने विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत ने बिल्कुल वनडे स्टाइल की पारी खेली और भारत की सरजमी पर अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी बनाई। ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर भी हाफ सेंचुरी जड़ चुके हैं और अभी 60 रनों के स्कोर पर डटे हुए हैं। तो आज के खेल के टेक अवेज क्या रहे, क्या अहम बातें रहीं, टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर सस्ते में क्यों बिखर गया और इंग्लैंड के लिए अब इस मैच में वापसी करना कितना मुश्किल होगा, इन सब पहलुओं पर बात कर रहे हैं आज तक रेडियो के हमारे साथी कुमार केशव और स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट मोहम्मद इकबाल। अहमदाबाद टेस्ट है, आज दूसरा ही दिन था, सीरीज का चौथा मैच है, लेकिन भारत की स्थिति मजबूत है। जब खेल की समाप्ति हुई तो भारत के पास 89 रनों की लीड है, महत्वपूर्ण लीड है, लेकिन पूरे दिन ऐसी स्थिति थी नहीं। 121 पे भारत के 5 विकेट गिर चुके थे और भारत एक तरीके से मैच जो है वो फिसलता हुआ हाथ से नजर आ रहा था। लेकिन ऋषभ पंत और वाशिंगटन सुंदर ने संभाला और पंत ने शतक लगाया और वाशिंगटन सुंदर ने 50 बनाया। लेकिन हम देख रहे हैं सिलसिला सा शुरू हो गया है, भारत का टॉप ऑर्डर लगातार विफल होता नजर आ रहा है। तो क्या वजह है, क्यों कंसिस्टेंसी हमें नजर नहीं आती भारत के टॉप ऑर्डर में? बिल्कुल, आपका सवाल ये जायज होता है कि भारत के टॉप ऑर्डर ने न सिर्फ इस टेस्ट मैच में बल्कि इस पूरी सीरीज में निराश किया है। अगर सिर्फ रोहित शर्मा को छोड़ देंगे आप, तो आपके जो चोटी के 5 बल्लेबाज हैं उनका योगदान एकदम नगण्य सा नजर आता है। लेकिन जब आप अहमदाबाद में इस चौथे टेस्ट मैच की बात करते हैं केशव, तो आपको मानना पड़ेगा कि इंग्लैंड ने मॉर्निंग सेशन में बहुत कमाल की गेंदबाजी की, जान झोंक दी इंग्लैंड के गेंदबाजों ने, चाहे वो एंडरसन हो, चाहे वो बेन स्टोक्स हो, चाहे जैक लीच हो, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की। और डिसमिसल्स भी अगर आप देखेंगे तो सरप्राइज किया भारतीय बल्लेबाजों को इंग्लैंड के गेंदबाजों ने। बेशक हमारी कोशिश ये रही, शुरुआती जो 1 घंटे का खेल है हमने बहुत अच्छे ढंग से निकाला, लगभग 55 मिनट हमने कोई विकेट नहीं गंवाया और जो मॉइस्चर, जो नमी वातावरण में थी, उसका लाभ उठाने नहीं दिया इंग्लैंड की टीम को। लेकिन इंग्लैंड एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मैदान पर उतरा था आज और उन्होंने कंसिस्टेंटली अच्छे एरिया में बॉल डाली। और डिसमिसल्स को जब आप देखेंगे तो चाहे वो विराट कोहली का डिसमिसल हो, चाहे रहाणे का डिसमिसल हो, या फिर चेतेश्वर पुजारा का फॉर दैट मैटर आप कह सकते हैं, वो अच्छी गेंदों पर हुआ है। हालांकि आप कहेंगे कि पुजारा तो सीधी गेंद पर आउट हो गए, लेकिन जो टर्न के लिए उन्होंने वो खेल रहे थे वहां पर सरप्राइज किया था जैक लीच ने उनको और गेंद सीधी रही और प्लम एलबीडब्ल्यू पाए गए थे वो। तो आज इंग्लैंड की गेंदबाजी फर्स्ट सेशन में बहुत अच्छी रही है। ये बात और है कि भारतीय बल्लेबाज एक बार फेल हुए फिर से, लेकिन गेंदबाजी को आपको क्रेडिट देना होगा आज के टेस्ट मैच के लिए। ठीक बात है, जिस तरह सिक्के के 2 पहलू होते हैं वैसे ही जैसे भारत का टॉप ऑर्डर विफल हुआ, 121 पे 5 विकेट गिर गए थे, लेकिन उसके बाद उसको भुना नहीं पाई इंग्लैंड की टीम, है ना? क्योंकि फिर आगे की कहानी तो हम जानते ही हैं कि भारतीय टीम के निचले मध्यक्रम के बल्लेबाजों ने अच्छी बैटिंग की। तो कहाँ चूक हुई इंग्लैंड से? देखिए, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि भारत का जो लोअर मिडिल ऑर्डर है उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की। पंत ने आज पहली बार इंडियन सॉइल पर सैकड़ा बनाया। वाशिंगटन सुंदर जो कि ऑस्ट्रेलिया से ही लगातार प्रॉमिस दिखा रहे हैं, जब जब उनको मौका मिल रहा है बैट से भी बहुत कंसिस्टेंट दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो सिलसिला है वो ऑस्ट्रेलिया से ही चला आ रहा है कि हमारा लोअर मिडिल ऑर्डर जो है वो हमारी लाज बचा रहा है, मैचेस जिता रहा है। ऑस्ट्रेलिया से ही आप देखेंगे तो भारत का जो टॉप ऑर्डर है वो बहुत कंसिस्टेंट नहीं रहा है। लेकिन जो आप इंग्लैंड के गेंदबाजों की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जो एक थकान थी, क्योंकि पहले सेशन में बहुत झोंक दिया था अपने आप को, इसके बाद जैसे जैसे ऋषभ पंत ने, रोहित शर्मा ने
एक तरह से नेगेट किया, थकाया उनको। बहुत शेल में जाके बैटिंग कर रहे थे, बहुत ज्यादा डिफेंसिव बैटिंग की और इंग्लैंड के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। और ऊपर से अहमदाबाद की गर्मी, लगभग 35-36 डिग्री का तापमान, और वहां पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए आसान नहीं था वो कंडीशन गेंदबाजी करने के लिए। तो जैसे जैसे दिन ढलता गया, परफॉर्मेंस में भी डिप जो है देखने को मिला इंग्लैंड के गेंदबाजों की तरफ से। और जैसे ही गेंद एक बार सॉफ्ट हो गई थी, इसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने तेज गति से रन बनाया और नई गेंद पर भी काउंटर अटैक करने की कोशिश की पंत ने, और बेहतरीन उन्होंने रन बनाए। एंडरसन जैसे बॉलर को जिस तरीके से उन्होंने मारा वो काबिले तारीफ है। तो एक तो जो है विकेट जब नहीं मिलने लग जाता है तो फिर दबाव बढ़ता है, और ऊपर से कंडीशन को भी आप जरूर जिम्मेदार ठहराएंगे। और एक और बात जो हम टेस्ट मैच शुरू होने से के बाद ही बात कर रहे हैं कि इंग्लैंड एक बॉलर जो है शॉट खेल रहा है। एक तेज गेंदबाज इंग्लैंड की टीम में होना चाहिए था, चाहे वो ओली स्टोन होते, चाहे वो स्टुअर्ट ब्रॉड होते। एक फास्ट बॉलर की कमी इंग्लैंड को खल जरूर रही है इस टेस्ट मैच में। भारत के पास 89 रनों की लीड है और 3 विकेट भी है हाथ में। अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर डटे हुए हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो अपर हैंड तो है भारत के पास। वहीं इंग्लैंड के नजरिए से देखें तो उनके लिए इस मैच में वापसी करना कितना मुश्किल लग रहा है। इंग्लैंड की टीम अब इस गेम को चेज करती हुई नजर आएगी। मतलब भारत ने एक तरह से एक बढ़िया लीड हासिल कर ली है, एक डिसाइसिव लीड आप कह सकते हैं। 89 रन की अभी भारत के पास है और 3 विकेट सुरक्षित हैं भारत के। तो ऐसे में आप उम्मीद करिए कि कम से कम 125 रन की लीड तो कुछ नहीं तो 125 रनों की लीड भारत को लेनी चाहिए यहाँ पर। और जब एक बार 125 रन की लीड होगी और जिस तरह का मनोबल, आत्मविश्वास हिला हुआ नजर आ रहा है इंग्लैंड का, मुझे लगता है जैसा मैंने कहा कि इंग्लैंड इस गेम के पीछे पीछे ही भागता रहेगा और भारतीय टीम इस मुकाबले में काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। दिन भर में चलते चलते हेडलाइंस एक बार फिर खुशबू कुमार से। वेब सीरीज तांडव से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो डिजिटल कंटेंट को कंट्रोल करने के लिए नियम तैयार करे। अदालत ने साथ ही अमेजॉन प्राइम की अपर्णा पुरोहित की गिरफ्तारी पर रोक भी लगा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड दिया गया। वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में भारत की ओर से पिछले कुछ वक्त में जो काम किए गए हैं उसके मद्देनजर पीएम मोदी को ये अवार्ड दिया गया। सीबीएसई ने 2021 बोर्ड परीक्षाओं के लिए नया टाइम टेबल जारी कर दिया है। नए शेड्यूल के अनुसार कक्षा 12वीं का फिजिक्स के पेपर की डेट आगे बढ़ गई है। पहले 13 मई को होने वाली परीक्षा अब 8 जून 2021 को होगी। कक्षा 10वीं के लिए साइंस का एग्जाम अब 21 मई को और मैथ्स का एग्जाम 2 जून को आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा इतिहास और बैंकिंग परीक्षाओं की डेट्स में भी बदलाव किया गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। टीएमसी ने 291 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। वहीं ममता बनर्जी ने जानकारी दी कि इस बार 27 विधायकों को टिकट नहीं मिला है। ममता बनर्जी इससे पहले भवानीपुर से चुनाव लड़ती रही हैं, लेकिन इस बार वहां से सुवान देव चटर्जी चुनावी मैदान में होंगे। मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर मिली संदिग्ध स्कॉर्पियो कार के मालिक मनसुख हिरेन मृत पाए गए हैं। उन्होंने कथित रूप से कलावा क्रीक में कूदकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। तेलंगाना के हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक कंपनी ने नेजल वैक्सीन का ट्रायल शुरू कर दिया है। इस वैक्सीन की डोज नाक के जरिए दी जाएगी, जो कोरोना को मात देने में कारगर साबित हो सकती है। इस ट्रायल के लिए 10 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया, जबकि 2 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सीरिया में हवाई हमला आखिरी क्षणों में रद्द करा दिया। अमेरिका के एक सीनियर प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि जिस क्षेत्र में हवाई हमला होने वाला था वहां एक महिला और 2 बच्चों की मौजूदगी के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये फैसला किया। बता दें कि बाइडेन ने इराक में अमेरिकी सेना पर हुए हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए 2 एयर स्ट्राइक ईरान समर्थित विद्रोही गुटों पर करने का फैसला किया था। और भारत इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद में खेले जा रहे सीरीज के चौथे टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन था। इंग्लैंड ने पहली पारी में 205 रन बनाए। जवाब में भारत ने खेल खत्म होने तक 7 विकेट के नुकसान पर 294 रन बनाए। ऋषभ पंत ने शानदार 101 रनों की पारी खेली। आज तक रेडियो पर दिन भर में इतना ही। कल शनिवार है तो कल मनी मैनेजर है आपके लिए, और पैसे से जुड़ी हर सलाह हमारे मनी मैनेजर पॉडकास्ट में मिलती है। हफ्ते में एक दिन शनिवार को आप मनी मैनेजर सुन सकते हैं, और कल उसमें गोल्ड प्राइसेस पर बात है। तो अगर आप सोना खरीदना या बेचना चाहते हैं निकट भविष्य में तो आपके लिए वो एपिसोड काम का होगा। और आप कोई फीडबैक हमें देना चाहते हैं, आज तक रेडियो को कोई चिट्ठी लिखना चाहते हैं, तारीफ या आलोचना करना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं
radio@aajtak.com पर। कुलदीप मिश्र मेरा नाम है। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज़ भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ।